अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन कम्युनिटी इकोलॉजी एंड जेनेटिक पॉपुलेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि कम्युनिटी क्या होती है। अ कम्युनिटी इज़ अ ग्रुप और एसोसिएशन ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ टू और मोर डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग द सेम जियोग्राफिकल एरिया एट द सेम टाइम। अब कम्युनिटी को हम इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि टू और मोर देन टू स्पीशीज़, ठीक है। अब एक स्पीशीज़ जो है ह्यूमन बींग्स की भी हो सकती है, दूसरी स्पीशीज़ जो है प्लांट्स की हो सकती है, एंड थर्ड वन में भी इंसेक्ट्स। मींस के ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, अगर ये तीनों स्पीशीज़ एक ही जगह पे, एक ही जियोग्राफिकल एरिया में एक ही टाइम पे प्रेजेंट है तो हम उसको कम्युनिटी का नाम दे सकते हैं। ये मोर देन थ्री भी हो सकते हैं। ये जो थ्री थे ये एक एग्जाम्पल के तौर पे थे। अब हम इसे बायोसिनेसिस के तौर पे भी जाना जाता है। सेकंड थर्ड पॉइंट पे देखें, ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ दैट कॉमनली फाउंड टुगेदर। वही बात अगेन रिपीट हो रही है कि स्पीशीज़ का ग्रुप है, डिफरेंट स्पीशीज़, ग्रास स्पीशीज़, इंसेक्ट्स, ह्यूमंस, फिशेस, ठीक है। ये सारी स्पीशीज़ जब मिलके एक ही टाइम में एक ही जगह पे रहेंगी तो हम कहेंगे ये कम्युनिटी है। अब इसकी एग्जांपल में उन्होंने बताया हुआ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में क्या हमें पता है क्या होता है, डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं, इनहेबिटेड होती हैं, एनिमल्स, वेरियस स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब मिलके एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनाती हैं हमारी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी इकोलॉजी। इकोलॉजी इज़ अ न्यू साइंस विच हैज़ बिकम प्रोमिनेंट इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। ये 20th सेंचुरी की हाफ में जो है प्रोमिनेंट हुई इकोलॉजी, और ये न्यू साइंस है। एंड गेन पब्लिक प्रोमिनेंस इन 1960s। इकोलॉजी के बारे में स्टार्ट से ही साइंटिस्ट थोड़ा बहुत जो है वो डिस्कस करते चले आ रहे थे। इकोलॉजी पे इतनी ज़्यादा ब्रीफली स्टडी किसी ने नहीं किया। इकोलॉजी का क्या मतलब होता है कि डिफरेंट स्पीशीज़ जो है, जब हम पढ़ते हैं कि एक ही जियोग्राफिकल एरिया में रह रही हैं एक ही टाइम में, तो हम उनके इंट्रैक्शंस को स्टडी करते हैं कि वो किस तरह से आपस में लेन देन कर रही हैं, किस तरह से वो जो लिविंग और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट पे से इंट्रैक्शन में है, और किस तरह से अपने सर्वाइवल के लिए दूसरी स्पीशीज़ पे डिपेंड कर रही हैं। तो इसकी जो प्रॉपर स्टडी है और जो इकोलॉजी है, इसने डोमिनेंट आई या प्रोमिनेंस हुई ये 1960 में। अब हम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं जिन्होंने इकोलॉजी की स्टडी में काम किया। एरिस्टोटल इसमें फर्स्ट आता है। वन ऑफ द फर्स्ट इकोलॉजिस्ट वाज एरिस्टोटल एंड हिज स्टूडेंट थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस जो था वो एरिस्टोटल का स्टूडेंट था। ये दो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्हें प्लांट स्पीशीज़ को स्टडी करने में, इनके इंट्रैक्शंस में, कम्युनिटी में इंटरेस्ट था। सेकेंड हम देखते हैं अल्फ्रेड रूसल। अल्फ्रेड रूसल, आ कंपिटिटर टू डार्विन, वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द टर्म एनिमल जियोग्राफी। अब जो अल्फ्रेड रूसल था, फर्स्ट टाइम एनिमल जियोग्राफी का कॉन्सेप्ट जो है, जियोग्राफी मीन्स मुख्तलिफ जियोग्राफिकल एरिया, ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में जो एनिमल्स हैं किस तरह से उनकी स्पीशीज़ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, किस तरह से इन्वायरमेंट जो है स्पीशीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन पे इफ़ेक्ट करता है। मीन्स कि अब हम डेजर्ट्स की बात करें तो वहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है, स्पीशीज़ कम होती है। अगर हम ग्रास लैंड्स वगैरह की बात करें तो वहाँ डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ ग्रास होती हैं। वहाँ पे अब ग्रासेस की वजह से इंसेक्ट्स को वहाँ पे फूड मिलती है, तो वहाँ पे जो इंसेक्ट्स की स्पीशीज़ हैं वो भी ज़्यादा होंगी और लार्ज इन नंबर होंगे इंसेक्ट्स। तो इस तरह से अल्फ्रेड रूसल जो था उसने एनिमल जियोग्राफी का फर्स्टली इंट्रोडक्शन दिया। नेक्स्ट देते हैं कार्ल। कार्ल मोबिस यूज द टर्म बायोसिनेसिस इन 1877। उसने कम्युनिटी के लिए ऑर्गेनिज्म का जो आपस का रिलेशन था उसके लिए बायोसिनेसिस का वर्ड यूज़ किया 1877 में। एडोल्फ यूज द टर्म सोशिएट अबाउट द असेंबलिंग ऑफ डिफरेंट प्लांट स्पीशीज़। अब एडोल्फ ने डिफरेंट प्लांट स्पीशीज़ जो हैं वो एक दूसरे से किस तरह से इंटरेक्ट कर रही हैं, किस तरह से मिलकर एक ही जगह पे रहती हैं, उसको उसने सोसाइटी का नाम दिया। वार्मिंग, ई वार्मिंग टुक द एबायोटिक फैक्टर एज इम्पोर्टेंट। अब ई वार्मिंग ने क्या किया था, पहले साइंटिस्ट जो थे वो इंट्रैक्शन जो थी ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की आपस में इंट्रैक्शंस को देख रहे थे। देन वार्मिंग जो है, वार्मिंग ने क्या किया, उसने ये सुजेस्ट किया कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं लाइक सॉइल, वाटर, एयर, टेम्परेचर, इनका भी कम्युनिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। कम्युनिटी के सर्वाइवल के लिए नॉन लिविंग फैक्टर भी जो है इनकी भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी लिविंग की है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अभी हमने देखा कि इकोलॉजी क्या, कम्युनिटी क्या होती है, और कम्युनिटी से रिलेटेड डिफरेंट साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यूज़ और उनकी वर्क। नेक्स्ट हम देखते हैं इकोलॉजी।
Ecology is the study of relationship between living organism including humans and a physical environment. अब देखिए वही बात आ गई कि इकोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन में है, किस तरह से हम ह्यूमन बींग जो है एयर पे डिपेंड करते हैं, किस तरह से हम एयर से, अब देखिए ऑक्सीजन लेते हैं हम एयर से, वाटर हमारे लिए ज़रूरी है, तो किस तरह से डिपेंड कर रहे हैं, किस तरह से रिलेशन में, इसको हम बोलते हैं इकोलॉजी. It is studied at various levels such as organism, population, community, biosphere and ecosystem. अब इसको जो इकोलॉजी है इसको हम डिफरेंट लेवल पे स्टडी कर सकते हैं. मीन के ऑर्गेनिज्म लेवल पे एक ऑर्गेनिज्म किस तरह से अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, किस तरह से डिपेंड कर रहा है, पॉपुलेशन पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो है वो किस तरह से इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन में है और आपस में किस तरह से इंटरेक्शन में है. कम्युनिटी लेवल पे बायोस्फीयर मीन सॉइल, अर्थ का वो वाला हिस्सा जहाँ तक जो है लाइफ प्रेजेंट है, ज़िंदगी जहाँ मौजूद है, हम उसको बायोस्फीयर का नाम देते हैं. इकोसिस्टम, डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम जो हम लार्ज बड़े लेवल पे आ जाते हैं. इकोसिस्टम में लिविंग थिंग्स भी आ जाती हैं, नॉन लिविंग भी आ जाती हैं. तो ये मिलके हम जब इस चीज़ को इस लेवल पे आके स्टडी करें, मतलब कि ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शंस को बड़े लेवल पे स्टडी करें, तो वो आ जाता है हमारा इकोसिस्टम है. नेक्स्ट आ गई प्लांट इकोलॉजी. प्लांट इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ प्लांट्स विद द बायोटिक में हो सकते हैं एनिमल्स, हो सकते हैं प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया एंड एबायोटिक सच एज मॉइस्चर, टेम्परेचर, सनलाइट, सॉइल न्यूट्रेंट जो सॉइल की सैलिनिटी, सॉइल कंसनट्रेशन, ठीक है ये, एंड वाटर सराउंडिंग दैम. और वाटर जो है वाटर टेबल भी हो सकता है, अंडरग्राउंड वाटर भी हो सकता है और रेनफॉल भी हो सकता है, ठीक है. नेक्स्ट देखिए वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं कि प्लांट इकोलॉजी में क्या आता है, फिर से वही बात कि प्लांट इकोलॉजी में प्लांट्स किस तरह से लिविंग थिंग्स पे, नॉन लिविंग थिंग्स पे किस तरह से वाटर पे डिपेंडेंट है. जब उसको हम स्टडी करते हैं तो हम इसको प्लांट इकोलॉजी का नाम देते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी. फर्स्ट हम कम्युनिटी की हिस्ट्री देख रहे थे कि कम्युनिटी के बारे में डिफरेंट साइंटिस्ट के जो वर्क था, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे, वो स्टडी किए. नेक्स्ट हम आ जाते हैं हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी पे. हिप्पोक्रेट्स वाज अ ग्रीक विच एम्फसाइज द नीड फॉर इकोलॉजिकल बैकग्राउंड फॉर मेडिकल स्टूडेंट. हिप्पोक्रेट्स ने क्या किया था कि मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए, चूँकि हमें पता है मेडिकल में डिफरेंट डिजीज़ को स्टडी किया जाता है, तो हिप्पोक्रेट्स ने क्या किया कि ना सिर्फ हम उन डिजीज़ को जो है स्टडी करें, बल्कि वो जो डिजीज़ ऑर्गेनिजम्स हैं, मीन्स के जो पेशेंट्स हैं वो जिन जियोग्राफिकल एरियाज़ में रहते थे, उन जियोग्राफिकल एरियाज़ का मॉइस्चर, वहाँ की टेम्परेचर, वो सब जो है और पेशेंट्स जो है उनकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करता है. तो हिप्पोक्रेट्स ने मेडिकल के स्टूडेंट के लिए पेशेंट के एनालिसिस के साथ साथ इस चीज़ को भी ज़रूरी करार दिया कि वहाँ पे जिस जगह पे पेशेंट जो है, जिस जगह का वो जो उसका हैबिटेट है, जो जगह वो वहाँ की सॉइल, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का वाटर, पोल्यूटेड वाटर है या प्योरीफाइड वाटर है, किस टाइप का है, ये सब चीज़ें जो है उसकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करती हैं. तो लिहाजा पेशेंट्स को स्टडी करते हुए, उनकी डिजीज़ को स्टडी करते हुए, हमें उनके एनवायरनमेंट को भी साथ ही उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जिस तरह से हम बैक्टीरिया, पैथोजन वगैरह को देते हैं. नेक्स्ट थियोफ्रास्टिस वाज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस इकोलॉजिकल अप्रोच लॉन्ग बिफोर द टर्म इकोलॉजी वाज पॉइंट. अब थियोफ्रास्टिस ने क्या किया, अभी इकोलॉजी पे वर्क हो रहा था, इकोलॉजी की टर्म को जो है प्रॉपर इकोलॉजी का नाम नहीं दिया गया था. इसको इकोलॉजी का नाम देने के लिए जो ऑर्गेनिज्म की स्टडी चल रही है, इसमें थियोफ्रास्टिस ने वर्क किया. एंटनी वैन लेवनहुक वर्कड ऑन इकोलॉजी इन 16th सेंचुरी. 16th सेंचुरी में एंटनी वैन लेवनहुक ने भी इकोलॉजी पे वर्क किया. कार्ल लिनियस बायनोमियल नोमेनक्लेचर. अब जैसे जैसे स्पीशीज़ जो हैं वो डिस्कवर होती गई, नेक्स्ट स्पीशीज़ जो है, तो ये चीज़ मुश्किल हो गई कि हम डिफरेंट स्पीशीज़ का नंबर इंक्रीज़ हो गया, तो साइंटिस्ट के लिए ये चीज़ मुश्किल हो गई कि स्पीशीज़ के ये कॉमन नेम्स को यूज़ करना. मीन इनके डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज़ में स्पीशीज़ के कॉमन नेम डिफरेंट होते हैं, तो हर स्पीशी को एक प्रॉपर साइंटिफिक नेम दिया गया जो कि बाइनोमियल था. बाइनोमियल मीन 2 नेम्स, हर स्पीशी को 2 नेम दिए गए, एक उसकी जीनस का, दूसरा उसकी स्पीशी के. जैसे हम ह्यूमन बींग्स का नाम होमो सैपियन, ठीक है, इस तरह से होमो हमारी जीनस, सैपियन हमारी स्पीशी का नेम है, इसी तरह से. और ये जो इंट्रोड्यूस कराया था कार्ल लिनियस ने कराया था. हर्बर्ट स्पेंसर सोशल इकोलॉजी कॉइंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. अब हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या किया था, इसने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी में वर्क किया था. इसने इकोलॉजी को कॉइन किया था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में. मींस कि इसने जो हम स्टडी करते हैं कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट क्या होता है, कि नेचर सेलेक्ट करती है कि किस ऑर्गेनिज्म ने सर्वाइव करना है.
अब नेचर किस तरह से सिलेक्ट करती है, मीन्स के एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशंस आती हैं, टेम्परेचर में फ्लक्चुएशंस आती हैं, टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है, एयर पोल्यूशन इंक्रीज़ हो रही है जैसा कि, तो जो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में चेंजिंग आने के बावजूद भी सर्वाइव कर रहे हैं, और वो जो ऑर्गेनिज्म जो है फ्लक्चुएशन, इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशन, टेम्परेचर चेंज, सैलिनिटी चेंज, मॉइस्चर चेंज, इसी तरह हीट, लाइट, एयर पोल्यूशन, इन एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस के बावजूद, इन चेंजिंग्स के बाद जो है ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाता, और जो सर्वाइव कर जाते हैं हम इसको नाम देते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। कि नेचर सेलेक्ट करती है कि किस ऑर्गेनिज्म ने सर्वाइव करना, जो अपने माहौल के मुताबिक अडेप्ट हो जाता है वो सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम जो दिया था हेबर्ट स्पेंसर ने दिया था। कार्ल मोबियस, इकोलॉजी कम्युनिटी बायोसिनेसिस, इसने इकोलॉजी, अब हम पहले कम्युनिटी के बारे में पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरह से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं एक ही एरिया में एक ही टाइम में। नेक्स्ट इसने इकोलॉजी को और कम्युनिटी को कंबाइन कर दिया, मींस के इकोलॉजी में मोस्टली स्टडी करते हैं कि अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ ऑर्गेनिज्म किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। कम्युनिटी में हम ऑर्गेनिज्म का मोस्टली आपस में एसोसिएशन देखते हैं, तो कार्ल मोबियस ने इन दोनों टर्म्स को एसोसिएट कर दिया और इसे हम बायोसिनेसिस का नाम भी देते हैं। अर्नेस्ट हैकल, पॉइंट इकोलॉजी एंड कम्युनिटी। अब अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी को, जो ये ऑर्गेनिज्म की स्टडी को, ये जो हम पीछे से इसकी सारी हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं, डिटेल पढ़ते आ रहे हैं, इसको इकोलॉजी का और कम्युनिटी का नाम दिया। 18th and 19th century इकोलॉजिस्ट। आर्थर जी टेंसले, पॉइंट इकोसिस्टम। अब आर्थर जी टेंसले ने क्या किया था, इसने इकोसिस्टम की टर्म दी थी। चार्ल्स सी एडमन, एनिमल इकोलॉजी एंड इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स। एनिमल इकोलॉजी, पहले हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे थे, बिल्कुल इसी तरह से एनिमल्स जो हैं वो अपने लिविंग और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट्स के साथ किस तरह से रिलेट करते हैं, उसको एनिमल इकोलॉजी का नाम दिया गया। नेक्स्ट इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स, हम फूड चेन में स्टडी करते हैं किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए फूड सोर्स बनता है, किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लांट्स को ईट करता है, ग्रास ईट करता है, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो उसको प्रे के तौर पे यूज़ कर लेता है। यानी एक ऑर्गेनिज्म जो है उसने ग्रास को ईट किया, ग्रास ईटर था, हर्बीवर था, नेक्स्ट जो है कार्निवर ने हर्बीवर को ईट किया। तो इसी तरह से ओमनीवर जो है वो कार्निवर को ईट कर सकता है, या नेक्स्ट कार्निवर जो है फर्स्ट वाले कार्निवर को ईट कर सकता है। तो इस तरह से एनर्जी किस तरह से फ्लो करती है, प्लांट से जो एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म को मिली, नेक्स्ट जब उस ऑर्गेनिज्म को अगले ऑर्गेनिज्म ने नेक्स्ट ने ईट किया, उसको एज आ प्रे यूज़ किया, तो वो जो एनर्जी फ्लो है वो किस तरह से हुआ, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म को है वो कितना बेनिफिट हुआ, क्या एनर्जी मिली उसको, और उस एनर्जी का जो लेवल था वो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म तक जाके कम हुआ या ज़्यादा हुआ, ठीक है। ये हमारा आ जाता है इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स में। वेक्टर ई शेल्फोल्ड, कंसेप्ट ऑफ फूड वेब बायोम। अब वेक्टर ई शेल्फोल्ड ने क्या किया था, फूड वेब का कॉन्सेप्ट दिया। फूड वेब का हमें पता है कि डिफरेंट फूड चेन्स होती हैं, मीन्स कि एक ग्रास ऊपर है, उसने ग्रास को ईट किया, नेक्स्ट जो है रैबिट लगाएं या स्पैरो। वेक्टर ई शेफोल्ड ने कंसेप्ट ऑफ फूड वेब बायोम, फूड वेब का कॉन्सेप्ट दिया उसने। हमें पता है कि डिफरेंट फूड चेन्स जो है मिलकर फूड वेब बनाती हैं। मिसाल के तौर पे एक फूड चेन की अगर हम बात करें, ग्रास को ग्रास हुपर ने ईट किया, नेक्स्ट जो है स्पैरो ने ग्रास हुपर को ईट कर लिया, ये हमारी बन गई एक फूड चेन। अब इसी तरह से ग्रास हुपर ने ग्रास को ईट किया, मीन्स ग्रास हुपर जो है वो कीड़ा होता है जो घास को खाता है, घास के कीड़े ने घास को खाया, घास का टिड्डा जब घास को खा चुका तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म ने, लाइक सपोज कि कार्निवर ने, हम लगा सकते हैं कोई भी रैबिट, उसने जब ग्रास हुपर को ईट किया, फर्स्ट हमने पढ़ा था कि ग्रास जो था उसको ग्रास हुपर ने ईट किया, और ग्रास हुपर जो ऑर्गेनिज्म है, इंसेक्ट है, उसको स्पैरो ने ईट कर लिया। अब इसी तरह से ग्रास को ग्रास हुपर ने ईट किया, ग्रास हुपर को नेक्स्ट जो है ईगल ने, किसी भी ऑर्गेनिज्म ने अगर ईट किया, तो ये हमारे पास बन गई दो फूड चेन। इसी तरह से डिफरेंट फूड चेन जब मिलती हैं आपस में तो उस पूरे को हम बोलते हैं कि ये फूड वेब है, ठीक है। और इसी तरह से बायोम में हम लाइफ की स्टडी करते हैं एट लार्ज स्केल। 19th सेंचुरी में चार्ल्स ई एल्टन, फादर ऑफ एनिमल इकोलॉजी। अब चार्ल्स ई एल्टन को हम फादर ऑफ एनिमल इकोलॉजी बोलते हैं ड्यू टू ब्रीफ एनालिसिस ऑफ एनिमल इकोलॉजी। Darwin's as ecologist. Roots of scientific ecology on the origin of species is full of observation and proposed mechanism that clearly fit within the boundaries of modern ecology. हमारी जो मॉडर्न इकोलॉजी है इसकी बेस जो है वो जो प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स थे साइंटिस्ट के,
उन पे है हमारी बेस। और वो जो ये चीज़ ये शो करती है कि जो हमारे प्रीवियस इकोलॉजी पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए बिल्कुल वैलिड थे और बिल्कुल सही थे। डार्विन्स कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन फोकस प्राइमरी ऑन कंपटीशन। अब डार्विन का जो कंसेप्ट है नेचुरल सिलेक्शन का कि नेचर सेलेक्ट करती है, ये फिर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट पे वही बात रिपीट हो रही है कि जो फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म होगा, जो इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशंस के बावजूद भी सर्वाइव कर जाएगा, फिटेस्ट होगा, वही जो है सर्वाइव करेगा। और इसको उसने नाम दिया, उसने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कंपटीशन के थ्रू। अब कंपटीशन कैसे, पहले हम स्टडी कर रहे थे कि जो ऑर्गेनिज्म जो है इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशन के बावजूद टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, लो हो गया, सैलिनिटी बढ़ गई, कम हो गई, मॉइस्चर ज़्यादा हो गया, लो हो गया। अब हम कंपटीशन की बात करें तो हम ये देखेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे को एज अ प्रे यूज़ करता है और ख़ुद उसका प्रेडेटर होता है। तो डार्विन ने जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया था, उसका नेचुरल सिलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट था वो बेस करता था कंपटीशन के पे कि एक भी कोई फ्रेस्ट है, लाइक सपोज कोई फ्रेस्ट है, उसके अंदर जो है डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। अब जो स्पीशीज़ ज़्यादा पावरफुल होगी, मीन्स कि हम लाइन की एग्जांपल लेते हैं, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, द किंग ऑफ द एनिमल्स। तो लाइन जो है अपनी जो है पावर की वजह से बाकी ऑर्गेनिज्म को है जो फूड के तौर पे यूज़ करता है। तो अगर कंपटीशन हो लाइक सपोज डियर और लाइन के बीच, तो जो है लाइन वो सर्वाइव करेगा। इसको हम नाम देते हैं नेचुरल सिलेक्शन बाय कंपटीशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्नेस्ट हैकल। द टर्म इकोलॉजी वाज कॉइन्ड इन 1886 बाय अर्नेस्ट हैकल। नेक्स्ट जो है अर्नेस्ट हैकल ने, हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं कि अर्नेस्ट हैकल ने जो है इकोलॉजी की टर्म को कॉइन किया, ये यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट आ जाता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट 1769 टू 1859। ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इकोलॉजी। अलेक्जेंडर को फादर ऑफ इकोलॉजी का नाम दिया गया। ही वॉज द फर्स्ट टू टेक ऑन द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। ये फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने इन डिटेल स्टडी की, किस चीज़ की स्टडी, ऑर्गेनिज्म और उनके इन्वायरमेंट के दरमियान रिलेशन की। आइडिया फॉर प्लांट जियोग्राफी वन ऑफ द हम्बोल्ट्स फेमस वर्क। अब इसके अलेक्जेंडर के अगर हम फेमस वर्क की बात करें, आइडिया फॉर प्लांट जियोग्राफी, मुख्तलिफ इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में ऑर्गेनिजम्स की जो पॉपुलेशन है, वो ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकते हैं, प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, वर्म्स भी हो सकते हैं। इन सब की जो है डिस्ट्रीब्यूशन ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में, जियोग्राफिक एरियाज़ में किस तरह से है, इसकी डिटेल स्टडी जो है वो अलेक्जेंडर ने प्रोवाइड की। फाउंडर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी जॉर्ज एवेलन हचिंसन was 20th century ecologist who is recognized as father of modern ecology। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मॉडर्न इकोलॉजी की, तो जॉर्ज को मॉडर्न इकोलॉजी का फादर करार दिया जाता है। थ्रू आउट हिज कैरियर ओवर 6 डिकेड्स। अब देखें जो है जॉर्ज, उसकी स्टडी देखें 6 डिकेड्स तक उसने काम किया इकोलॉजी पे। मीन 6 डिकेड्स हैं, हमारे तकरीबन 60 ईयर्स बन रहे हैं। हचिंसन कंट्रीब्यूटेड टू द साइंस ऑफ एंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोजियोकेमिस्ट्री, मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन डायनामिक्स। एंटोमोलॉजी जो है ये होती है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, मींस के हशरात की जो स्टडी है उसको हम एंटोमोलॉजी बोलते हैं। जेनेटिक्स, जीन्स की स्टडी किसी भी पॉपुलेशन के। बायोजियोकेमिस्ट्री, मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनकी जो केमिस्ट्री है, उनके जो लाइक सपोज हम प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स किस तरह से जो है इंसान की बॉडी को स्ट्रक्चर को बनाते हैं, किस तरह से जो है उसकी केमिस्ट्री है, इसकी स्टडी को हम बायोजियोग्राफी बोलते हैं। और ये ज़मीन के मुख्तलिफ एरियाज़ में जब स्टडी किया गया इस चीज़ को, जिसको बायोजियोग्राफी का नाम दिया गया। मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन डायनामिक्स, पॉपुलेशन डायनामिक्स कि मैथमेटिकल थ्योरी किस तरह से पॉपुलेशन जो में है चेंजिंग आती रही, किस तरह से नंबर इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ। ह्यूमन इकोलॉजी बिगेन इन 1920 थ्रू द स्टडी ऑफ चेंजेस इन वेजिटेशन सक्सेशन इन द सिटी ऑफ शिकागो। ठीक है, इट बिकेम डिस्टिंक्ट फील्ड ऑफ स्टडी इन द 1970। अब ह्यूमन इकोलॉजी में क्या किया गया, सक्सेशन मीन कोई भी फ्रेस्ट लगा ले, लाइक उसमें प्लांट की वेजिटेशन मौजूद है, वक्त के साथ साथ जो है वो वेजिटेशन जो है डिक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ यील्ड हो गई उसकी, धीरे धीरे वो फसल जो है डिस्ट्रक्शन की तरफ गई सैलिनिटी की वजह से, सॉइल मॉइस्चर, एयर मॉइस्चर, कोई भी चीज़ मींस कि कोई फसल है, कोई भी फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट लगा लें क्योंकि फॉरेस्ट में स्पीशीज़ ज़्यादा होती हैं एनिमल्स की, तो फॉरेस्ट जो था वो धीरे धीरे जो है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। देन अगेन जो है
वो डेजर्ट जो है फॉरेस्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, तो हम इस चीज़ को नाम देते हैं सक्सेशन का। नेक्स्ट आ जाता है रिलेशन बिटवीन कम्युनिटी एंड इकोलॉजी। कम्युनिटी इकोलॉजी इज एन एक्सपेंडिंग एंड रिच सब फील्ड ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजिस्ट्स इन्वेस्टिगेट द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस बायोडाइवर्सिटी, कम्युनिटी स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस ऑफ स्पीशीज। नेक्स्ट देखें, इकोलॉजिस्ट्स किन चीज़ों पे जो है वो फोकस करते हैं, वो चीज़ें जो बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन लाइफ, डाइवर्स मीन किस तरह से वो है, किस तरह से डाइवर्स है। अर्थ के जो डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज़ हैं उसमें जो पॉपुलेशंस हैं किसी भी स्पीशी की हो सकती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स वगैरह, वो किस हद तक जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, आया जो है जो टेम्परेचर है वो उनके इफेक्ट कर रहा है या नहीं। मींस कि जैसे डेजर्ट की हम स्पीशीज़ को स्टडी करेंगे, ग्रास लैंड को स्टडी करें, एक्वाटिक को स्टडी करें, इन सब की स्टडी जो है बायोडाइवर्सिटी, किस तरह से लाइफ जो है डाइवर्स है, उसकी स्टडी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। कम्युनिटी स्ट्रक्चर, अब जो बायोडाइवर्सिटी जो है उसको कम्युनिटी का स्ट्रक्चर किस तरह से इफेक्ट करता है, ऑर्गेनिज्म के आपस की जो इंट्रैक्शन है उनसे किस तरह से जो होल बायोडाइवर्सिटी है वो इफेक्ट होती है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस ऑफ स्पीशीज, किस तरह से स्पीशीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज़ में और अबंडेंस ऑफ स्पीशीज जो है इसको इफेक्ट करती है। द पॉपुलेशन ऑफ ऑल डिफरेंट स्पीशीज दैट लिव टुगेदर इन एन एरिया मेक अप इकोलॉजिकल कम्युनिटी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डिफरेंट स्पीशीज़ जब मिलके रहती हैं तो हम इकोलॉजी का नाम देते हैं, उसको कम्युनिटी का नाम देते हैं, और जब वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो हमारा आ जाता है नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगी तो आ जाता है इकोलॉजी में। कम्युनिटी इकोलॉजिस्ट एग्जामाइन हाउ डिफरेंट स्पीशीज इंटरेक्ट विच ईच अदर एंड द इन्वायरमेंट। अच्छा, अब डिफरेंट स्पीशीज जो हैं उनके बिटवीन एक स्पीशी है, एक कम्युनिटी है, दूसरी कम्युनिटी, एक स्पीशी, दूसरी स्पीशी, एक पॉपुलेशन, दूसरी पॉपुलेशन, हम इनके इंट्रैक्शंस को भी स्टडी करते हैं। जब हम एक ही स्पीशी के आपस के इंट्रैक्शंस को स्टडी करेंगे उसको हम कहेंगे इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शंस। Species interact with each other. Interactions between one or more species are called interspecific interaction. ठीक है, वन और मोर स्पीशीज़ के दरमियान जो इंट्रैक्शन है इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन है, और अगर एक ही स्पीशी जो है उसके आपस के इंट्रैक्शन उनको हम देते हैं इंट्रास्पेसिफिक इंट्रैक्शंस का नेम। एक स्पीशी के दूसरी स्पीशी के साथ जो ताल्लुकात हैं, जो इंट्रैक्शंस हैं, उनको हम कहते हैं इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन। और एक ही स्पीशी के आपस के मेंबर के जो इंट्रैक्शंस हैं, एक दूसरे के साथ जो उनके इंट्रैक्शंस हैं, उनको हम नाम देते हैं इंट्रास्पेसिफिक इंट्रैक्शंस। Ecology help us to understand how our actions affect the environment. It shows the individuals the extent of damage that we cause to the environment. Lack of understanding of ecology led to the degradation of land and environment. अब इकोलॉजी को स्टडी करके हमें क्या मिलता है, हमें इससे ये पता चलता है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी इकोलॉजी को इफेक्ट करते हैं। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से किस तरह से हम अपनी कम्युनिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ वन स्पीशी दैट इंटरब्रीड एंड लिव इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। अब पॉपुलेशन क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है एक ही स्पीशी के। इसमें हम एग्जांपल लेंगे ह्यूमन बींग्स की। हम ह्यूमन बींग्स जो हैं हमारी एक स्पीशी है, ठीक है, और जो पॉपुलेशन के जो मेंबर्स होते हैं वो इंटरब्रीड कर सकते हैं और अपने ही जैसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये होगी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के एग्जांपल में हम लेंगे ह्यूमन पॉपुलेशन, एप्पल ट्रीज़ की, डियर की, फॉरेस्ट की। मीन्स कि अलग अलग जो पॉपुलेशन हैं, इन पॉपुलेशंस को मिलाएंगे तो बनेगी हमारी कम्युनिटी। द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशंस एंड हाउ दे चेंज ओवर टाइम इज कॉल्ड डेमोग्राफी। अब किस तरह से पॉपुलेशन का नंबर इंक्रीज़ हुआ है, किस तरह से ऑर्गेनिज्म की तादाद जो है वो बढ़ी है या कम हुई है। स्टैटिस्टिकल स्टडी का मतलब होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो उनके नंबर में चेंज आया है, कि ऑर्गेनिज्म का नंबर कैसे चेंज हुआ है तादाद के लिहाज से। जब हम उनको स्टडी करते हैं तो ये होती है स्टैटिस्टिकल स्टडी। नेक्स्ट आ जाते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जेनेटिक वेरिएशन विद इन एंड अमंग पॉपुलेशंस एंड एवोल्यूशनरी फैक्टर्स दैट एक्सप्लेन दिस वेरिएशन। अब पॉपुलेशन जेनेटिक्स का अब हमने देख ली। जेनेटिक वेरिएशन एक ही पॉपुलेशन के अंदर किस तरह से वक्त के लिहाज से पॉपुलेशन का मेंबर जो है कहीं मूव कर गया है या फिर वो वहीं पे मौजूद हैं, लेकिन इन्वायरमेंट का जो है पॉपुलेशन के मेंबर पे इफ़ेक्ट। अब हर मेंबर का जो है जेनेटिक मेकअप दूसरे से चेंज होता है, तो जो इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशंस हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट तरह से जो है इफ़ेक्ट करती हैं। कुछ जो हैं लाइक सपोज हम कोई भी डिजीज़ आए, कोई भी वायरस हो, किसी भी बैक्टीरिया की डिजीज़ हो,
हम देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो बड़ी जल्दी बीमार हो जाते हैं, बहुत जल्दी उन पर उस चीज़ का असर हो जाता है, उनका इम्यून सिस्टम जो है, डिफेंस सिस्टम उनका इतना एक्टिव नहीं होता। तो जो कुछ ऑर्गेनिज्म जो है हम देखते हैं डिफरेंट वायरसेस के अटैक बैक्टीरिया के बावजूद बिल्कुल नॉर्मल जो है वो नॉर्मल नज़र आते हैं, हमें कोई उन पे डिजीज़ का अटैक नज़र दिखाई नहीं देता। तो उनका जो है डिफेंस सिस्टम वो ज़्यादा एक्टिव होता है, वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो हम इसमें देखते हैं जेनेटिक वेरिएशन, मीन्स कि हर ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप जो है डिफरेंट होता है। जेनेटिक वेरिएशन आती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, किस तरह से इन्वायरमेंट ऑर्गेनिज्म जो है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर हम जिराफ की बात करें तो जिराफ जो थे पहले ट्रीज़ के लीव ईट करते थे, एज अ फूड यूज़ करते थे उनको। तो जिराफ को जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी गर्दन जो है ऊपर तक करनी पड़ती थी। लेकिन अब जैसे ही वेजिटेशन ज़्यादा हुई तो जिराफ ने ग्रासेस वगैरह को ईट करना स्टार्ट कर दिया। तो अब जो जिराफ है उनकी जो नेक की लेंथ है, जो उनकी गर्दन की लंबाई है, वो पहले वाले जिराफ की निस्बत अब कम है। ठीक है, तो ये वेरिएशंस आती रहती हैं। इंसान जो है ख़ुद को अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक, इंसान ही नहीं ऑर्गेनिज़म, बाकी लिविंग ऑर्गेनिज़म एनिमल्स की बात कर लें, वो जो है अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक खुद को अडॉप्ट करते रहते हैं। पॉपुलेशंस के दरमियान, डिफरेंट पॉपुलेशंस के दरमियान किस तरह से चेंजिंग आई, एवोल्यूशनरी फैक्टर्स दैट एक्सप्लेन दिस वेरिएशन। अब एवोल्यूशनरी फैक्टर्स, क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने जो ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशंस आई वो कॉज की, क्या फैक्टर्स थे। वेजिटेशन कम थी, जो थे जिराफ थे उनको जो है सॉइल पे वेजिटेशन कम मिलती थी। जैसे ही वेजिटेशन जो है वो ज़्यादा हुई तो उन्होंने जो है ग्रास लैंड को यूज़ किया एज अ फूड। तो ये इस तरह से ये हमारा आ जाएगा फैक्टर्स में। रोल ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स इन कम्युनिटी इकोलॉजी। इकोलॉजिकल जेनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स इन नेचुरल पॉपुलेशन। ठीक है, हम जो जेनेटिक्स वगैरह को स्टडी करते हैं मोस्टली हम नेचुरल पॉपुलेशन में, जो खुद साइंटिस्ट ने लैब में ग्रो कराई है उनको स्टडी नहीं करते, उनको स्टडी करने की ज़रूरत ही नहीं, चूँकि उनके जेनेटिक मेकअप जो है वो साइंटिस्ट को पहले से ही मालूम होता है। ठीक है, और जो इन्वायरमेंट होता है वो खुद उनको प्रोवाइड किया गया होता है। तो जो नेचुरल वाइल्ड लाइफ है उनमें जो चेंजिंग्स आती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको स्टडी किया जाता है। Traits in a population can be observed and quantified to represent a species adapting to a changing environment. अब जो है वक्त के लिहाज से किस तरह से ऑर्गेनिज्म जो है उनके ट्रेड चेंज होते हैं, इनको स्टडी किया जा सकता है। ट्रेड हमें पता है क्या होता है, कोई भी जो है जीनोटाइप जो है उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो हमारा आ जाता है फिनोटाइप में, या फिर हम उसको ट्रेट बोलते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ट्रेट्स की बात करें ह्यूमन बींग्स में तो हमारा स्किन कलर जो है ये एक ट्रेट है, हमारे लॉन्ग हेयर, स्ट्रेट हेयर, कर्ली हेयर, ये हमारे ट्रेट्स में आ जाते हैं। जेनेटिक टेक्निक्स कैन बी यूज टू डिटेक्ट और आइडेंटिफाई स्पीशीज एंड टू एक्सेस रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स। अब जेनेटिक टेक्निक से क्या होता है, आइडेंटिफाई स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ की जा सकती हैं। पॉपुलेशन बिटवीन एक्सेस टू रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स, डिफरेंट इंडिविजुअल्स के दरमियान जब हमें उनके जेनेटिक मेकअप का पता होगा, हम उनके जीन्स को स्टडी कर रहे हैं तो हम उनके आपस में रिलेशंस को भी जो है स्टडी कर सकते हैं। मीन्स कि किस तरह से ये ऑर्गेनिज्म जो है किस ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ है, ये हम उनके जेनेटिक मेकअप से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो जिनके जेनेटिक मेकअप जो हैं वो रिलेट करते होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये पास्ट में एवोल्यूशनरी, अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी स्टडी, पास्ट में इनका कोई रिलेशन था। ये रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं। पॉपुलेशन जेनेटिक्स इज कंसर्न विद जेनेटिक डिफरेंसेस विद इन एंड across populations and the dynamics how population evolve as a result of propagation of genetic mutation occurring within the germline cells of the individuals. अब पॉपुलेशन जेनेटिक जो है जेनेटिक डिफरेंसेस एक पॉपुलेशन के अंदर और एक पॉपुलेशन के दूसरी पॉपुलेशन से क्या चेंजिंग्स जो हैं वो अपीयर विद द पैसेज ऑफ टाइम। एक पॉपुलेशन जो है उसने अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट खुद को अडॉप्ट कर लिया, जबकि दूसरी पॉपुलेशन जो है वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है उसमें अडेप्टेशंस होती रही। तो एक पॉपुलेशन का दूसरी पॉपुलेशन से और एक ही पॉपुलेशन का उसी के अंदर ही डिफरेंट मेंबर्स में एक मेंबर जो है वो माहौल के मुताबिक खुद को अडॉप्ट कर रहा है, एक नहीं कर रहा है। एक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर किस तरह से चेंजिंग आएंगे और दूसरे के अंदर किस तरह से आएंगे, जो स्टडी है ये हमें पॉपुलेशन जेनेटिक्स से पता चलता है जब हम उनके जीन्स को स्टडी करते हैं। अब किस तरह से जेनेटिक म्यूटेशंस हो सकते हैं। अब जेनेटिक एक तो होता है वेरिएशन, वेरिएशन मीन्स चेंजिंग्स आती हैं। म्यूटेशन जो है हम जेनेटिक डिसऑर्डर के तौर पे लेते हैं कि जीन्स के अंदर कोई आने वाली चेंजिंग, ठीक है, वो चेंजिंग जो है वो बेनेफिशियल नहीं होती, ठीक है, तो वो आ जाती है जर्म लाइन। अगर तो जर्म लाइन सेंस में कोई म्यूटेशन होती है तो वो डेंजरस हो सकती है, क्योंकि वो ऑफ स्प्रिंग में फर्दर जो है मूव करती है।
अगर तो सोमैटिक सेल्स में कोई चेंजिंग आती है, सोमैटिक सेल्स में कोई फॉल्ट आता है, तो उसके चांसेस होते हैं कि वो आपके ऑफ स्प्रिंग में मूव नहीं करता। लेकिन अगर जर्म लाइन सेल्स में कोई म्यूटेशंस आ गई है, तो म्यूटेशन जो है वो उस ऑर्गेनिज्म के, उस इंडिविजुअल के जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे उनमें मूव करेगी। तो ये ज़्यादा डेंजरस है। इकोलॉजिकल जेनेटिक्स इज़ एन स्पेशली यूजफुल टूल व्हेन स्टडीइंग इंडेंजर्ड स्पीशीज़। अब इकोलॉजिकल जेनेटिक्स कि किस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की जो है जेनेटिक मेकअप जो है उनको इंडेंजर्ड होने से बचा सकता है, या मतलब उनको इंडेंजर्ड स्पीशीज से हम जो एक्सटिंक्ट होने से बचा सकते हैं। अब इसका क्या रोल है जेनेटिक्स का उसके इंडेंजर्ड होने से। अब इकोलॉजिकल जेनेटिक्स जब हम ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट जीन्स के बारे में नॉलेज रखते हैं, तो उनकी इन्वायरमेंटल अडेप्टेशंस हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम ये जो है उनका इन्वायरमेंट किस तरह के इन्वायरमेंट में वो सूटेबल है अकॉर्डिंग टू देयर जेनेटिक स्टडी हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, और हम अपनी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को एक्सटिंक्ट होने से बचा सकते हैं, उनको सेव कर सकते हैं आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके या किसी भी और सोर्सेज से। अब ये देखें, ये फूड वेब की डायग्राम मौजूद है। ग्रास जो है, ग्रास ऊपर उसको ईट कर रहा है, उसको बर्ड ने ईट किया। इसी तरह से ग्रास को माउस ईट कर रहा है, माउस को ऑल ईट कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से अब ग्रास से ग्रास ऊपर से बर्ड, बर्ड से स्नेक, ठीक है। इधर से ग्रास से रैबिट, रैबिट से फॉक्स, ग्रास से माउस, माउस से ऑयल, उससे हॉक, ठीक है। तो ये जो हमारी बन रही हैं डिफरेंट फूड चेन्स जो हैं ये मिल के एक बना रही हैं फूड वेब। अब हम इस पूरे का नाम देंगे एक फूड वेब का। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन कम्युनिटी इकोलॉजी एंड जेनेटिक पॉपुलेशन। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, किसी पॉइंट की समझ ना आई हो, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। एज़ सुन एज़ पॉसिबल आपको जो है कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा। जज़ाकिल्लाहु खैरा।